बांग्लादेश की तख्तापलट की घटना ने पूरे विश्व को हतप्रभ करके रख दिया है और आप लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि आखिर वजह क्या है, कि आखिर बांग्लादेश में ये हालात यहाँ पर आ गए कि सरकार का तख्तापलट हुआ, जनता प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, वहां पर जो है उन लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां की प्रधानमंत्री को भारत आना पड़ गया, यहाँ शरण लेना पड़ा। आखिर ये इतनी तेजी के साथ घटनाक्रम हुआ कैसे, इसके पीछे की एक वजह क्या है। लेकिन एक चीज इस पूरी चर्चा को शुरू करने के पहले समझना होगा कि यह कोई अपवादी घटना नहीं है, कोई पहली घटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ है। इसके पहले हमने श्रीलंका में देखा जिस प्रकार वहां पर उग्र भीड़ वह राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर गई और वहां पर कब्जा किया। वहां पर श्रीलंका में एक सांसद के घर को भी आग लगा दिया गया था। इसके पहले हमने मालदीव में इंडिया आउट अभियान भी देखा था। परिस्थितियां लगभग उसी तरीके से वहां भी बन रही थी। ये अलग बात है कि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता ही बदल गई। वहां पर हमने अफगानिस्तान में भी देखा कि किस प्रकार वहां पर लंबे समय से जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसे कमजोर होना पड़ा और तालिबान वहां पर सत्ता में आया। तो निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हैं, यह केवल आपवादी घटनाएं नहीं है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो रही है और ये इसके पीछे कोई ना कोई बड़े निहितार्थ और संकेत हैं। उन्हीं पर हमें आज बात करनी है। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ये हालात यहाँ पर ऐसे क्यों बने। देखिए, इसके पीछे दो कारण हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला कारण हम ये समझ सकते हैं भाई कुछ घरेलू कारण होंगे और दूसरा इसके पीछे बाहरी कारण भी हो सकते हैं। अगर हम घरेलू कारण की बात करें तो बांग्लादेश में शेख हसीना जब से ही प्रधानमंत्री बनी, उनका एक ही सपना था कि बांग्लादेश को विकसित देश की श्रेणी में हमें लेकर वहां पर जाना है और उसके उन्होंने बड़ी तेजी के साथ काम करना स्टार्ट किया, कड़े फैसले वहां पर लेने स्टार्ट किए। और जब भी आप कड़े फैसले लेते हैं तो कई बार आपकी जो नीतियां हैं, आपकी जो विचारधारा है, वह लोकतंत्र से दूर भी होती जाती है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार पर यही आरोप लगने लगे कि असल में वह गैर लोकतांत्रिक होती गई और सत्तावादी होती गई। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2013 में। 2013 में संविधान में संशोधन कर शेख हसीना ने केयर टेकर सरकार की धारणा को खत्म कर दिया और वहां पर चुनाव का आयोजन किया। लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इस जिद पर अड़ गई कि हमें केयर टेकर सरकार के ही अधीन चुनाव यहां पर आयोजित कराना चाहिए और अगर चुनाव आयोजित नहीं किया गया तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दूसरी ओर यहीं पर एक और घटना घटी कि 2013 में ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान में जो मानव नरसंहार वहां पर हुआ था, उसमें जो शामिल लोग थे उन लोगों को वहां पर दोष सिद्ध ठहराया था। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उनमें से कई लोगों को दोष सिद्ध मानते हुए मृत्युदंड और उम्र कैद तक की सजा वहां पर दी। और ये वो लोग थे जो काफी अच्छे खासे पॉपुलर थे वहां पर, जमाते इस्लाम से उनके ताल्लुकात थे, कई उनमें से धर्मगुरु थे। तो इस वजह से जमाते इस्लाम के समर्थकों ने भी सरकार की इस नीति के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह वहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल वहां पर थी और दूसरी तरफ जमाते इस्लाम के समर्थक, और इन दोनों ने मिलकर वहां पर एक शाहबाग स्क्वायर आंदोलन 2013 में बड़े स्तर पर वहां पर किया। किसी तरीके से 2013 में शेख हसीना की सरकार ने उस आंदोलन पर नियंत्रण किया, वहां पर चुनाव हुए, बीएनपी ने चुनाव में भाग नहीं लिया और इस एक घटना के बावजूद बांग्लादेश में चुनाव हुए, शेख हसीना की सरकार बनी जहां पर विपक्ष नदारद था। ऐसे में अमेरिका सहित दुनिया के बहुत से देशों ने बांग्लादेश को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, यहां तक कि शेख हसीना को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में कहा गया कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, क्योंकि विपक्ष तो वहां पर अनुपस्थित है। ऐसे में एक तरफा जीत का मतलब ही है कि यहां पर सत्तावादी सरकार, एकाधिकारवादी सरकार लाई जा रही। अब सवाल यहां पर यह था कि ये 2013 में जब यह घटना घटी, इसके बाद से जमाते इस्लाम के जो समर्थक थे, जो सड़कों पर थे, उन्होंने बड़े स्तर पर यहाँ कट्टरवादी विचारों और धारणाओं को लगातार प्रमोट करना शुरू कर दिया। यहाँ जो उदारवादी पंथ निरपेक्ष लोग थे, भले ही वो मुस्लिम थे, उनके ऊपर हमले शुरू हो गए। कई ब्लॉगर, कई सेकुलर सोशलिस्ट सोशल एक्टिविस्ट, उनके ऊपर हत्या वहां उनकी की गई, हमले वहां पर किए गए। तस्लीमा नसरीन जैसी लेखिका को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय था, उनके ऊपर हमले किए गए, उनके धार्मिक स्थलों पर हमले किए गए। तो एक तरीके से यहां पर बड़ी विचित्र सी स्थिति बांग्लादेश में निर्मित होती गई। इसी समय ढाका में आतंकी हमला भी हुआ। बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को, खासकर जमाते इस्लाम को फंडिंग कर रहा है और इन्हें मजबूत कर रहा है और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास यहां पर कर रहा है। आगे के समय में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले होते रहे और बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार कुछ हद तक उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाद में उन्होंने भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहां पर स्टार्ट की। यानी
इन चीज़ों को जो है दरकिनार या नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो जनता की भावनाएँ हैं कि कहीं न कहीं जाकर वहाँ पर बहुसंख्यक की संतुष्ट हों, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखी गई। लेकिन ये कट्टरता लगातार बढ़ रही थी और शेख हसीना ने शायद नहीं सोचा था कि इसका परिणाम ये होगा कि उनकी सरकार से उनको हाथ धोना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश लगातार आर्थिक रूप में मजबूत हो रहा है। $450 बिलियन की इकॉनमी बन चुका है, 6 से 7% इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर चल रहा है। पाकिस्तान से अगर हम तुलना करें, पाकिस्तान काफ़ी पीछे हो चुका है, लगभग साढ़े ता 300 बिलियन डॉलर की इकॉनमी पाकिस्तान। तो जिस देश से वो निकला, जो देश काफ़ी बड़ा है, न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है पाकिस्तान, उसकी तुलना में बांग्लादेश आज संपन्न होता जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की यह संपन्नता जो है, वह पूरी तरीके से समावेशी नहीं है। आर्थिक असमानता की समस्या बांग्लादेश में भी विद्यमान है और खासकर रोजगार का संकट वहां पर भी गहरा रहा है। ऐसे में ये आर्थिक असंतोष की जो भावना है, उपेक्षा वंचना की भावना है, यह जनता में सरकार विरोधी जो रवैया है वो उत्पन्न कर रहा था और लंबे समय से एक ही सरकार होने की वजह से यह जो असंतुष्टि का माहौल था और ज्यादा मजबूत हो रहा था। इसी बीच इसी चीज से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आरक्षण आंदोलन के रूप में यहां पर देखा गया, क्योंकि यहाँ की सरकारी नौकरियों में 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो परिवार के लोग हैं उन्हें आरक्षण देने का प्रावधान है और वह काफी अच्छा खासा आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनका यह मांग रहा कि आरक्षण को खत्म किया जाए और यहाँ पर जो है योग्यता के आधार पर वह परीक्षाओं का संचालन। तो आरक्षण आंदोलन एक तात्कालिक मुद्दा आप मान सकते हैं जिसने यहां पर जो है यह उग्र यहां पर माहौल या परिवेश उत्पन्न किया। लेकिन इसके पीछे लंबे समय से यहां की जो विपक्षी दल है, यहाँ के जो कट्टरवादी ताकतें हैं, यहाँ के आम लोग हैं, इन सब के बीच में जो असंतोष यहाँ पर लंबे समय से बढ़ता जा रहा था, उसका असल में ये मैनिफेस्टेशन है जो हमने कल प्रोटेस्ट यहाँ पर देखा है, आंदोलन यहाँ पर देखा है। तो एक तो यहाँ पर जनरल तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि शेख हसीना सरकार की कुछ नाकामियां रही, कुछ चूक रहे हैं अपने देश में जो है आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक प्रबंधन को करने में और उसका परिणाम ये रहा है। लेकिन यह बड़ा सामान्यीकरण होगा या कहना कि यह एक लोकतांत्रिक आंदोलन है या असंतोष की वजह से वह यहां पर तख्तापलट हुआ है। असल में इतने बड़े स्तर पर तख्तापलट की घटना है और खासकर उस देश के लिए जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी के साथ चल रहा हो, जिसे मेरे कल अपने इष्ट कहा जा रहा हो और जिसे माना जा रहा हो कि आने वाले समय का यह विकसित देश है, तो ऐसे में इतना बड़ा आंदोलन हो कि तख्तापलट की स्थितियां वहां पर उत्पन्न हो जाए, ये समझ से थोड़ा परे है। तो इसलिए यह इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बाहरी ताकतें भी शामिल हैं। बाहरी ताकतों में तीन बड़ी ताकतों का यहां मैं जिक्र करूंगा। पहला पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश का भी मानना है कि जो भी परिस्थितियां बांग्लादेश में निर्मित हुई हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है, आईएसआई का बड़ा रोल रहा है कि यहाँ के कट्टरवादी ताकतों को वह फंडिंग करता रहा है, यहाँ के मुद्दों को प्रमोट करता रहा है और उसने कहीं ना कहीं जो है वह शेख हसीना सरकार को वह कमजोर किया है, इरोजन किया है उनकी सत्ता में। लेकिन इसमें एक दूसरा किरदार भी है और वह किरदार है यहां पर चाइना। चाइना इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चाइना का वैसे तो बांग्लादेश से बहुत अच्छा रिश्ता है और शेख हसीना से भी चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन चाइना और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो आर्थिक भागीदारी तक सीमित थे। असल में बांग्लादेश जिस विकसित देश बनने की राह पर चल पड़ा था उसके लिए उसे संसाधन की जरूरत थी। भारत वह संसाधन की जरूरत पूरा नहीं कर सकता था, चाइना ने वो संसाधन की जरूरत लंबे समय तक पूरी की। ऐसे में चीन को यह लग रहा था कि बांग्लादेश वह उसके इशारे पर नाचेगा और बांग्लादेश के जरिए वो पाकिस्तान भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पर बना पाएगा। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ रहा है और कई ऐसे समझौते शेख हसीना के द्वारा भारत के साथ किए गए हैं जिन पर चीन की सहमति नहीं थी या चीन नाखुश था, तो चीन ये चाहता था कि कहीं न कहीं वह उन परियोजनाओं में आए जो भारत को मिल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा अभी हाल फिलहाल अगर हम तीस्ता बैराज के मुद्दे की बात करें, यहाँ पर एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तीस्ता नदी के ऊपर चलने की बात चली है। यह जो प्रोजेक्ट था यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर के नजदीक है। ऐसे में चीन इस परियोजना को इसलिए चाहता था कि यहां पर अगर यह परियोजना प्राप्त कर लेता तो वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक होकर भारत के ऊपर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाता। लेकिन यह परियोजना बांग्लादेश ने चीन को के स्थान पर भारत को दे दिया, जिससे चीन नाखुश था। और ये एक कोई घटना हम नहीं बता रहे, इसके पहले तमाम ऐसे यहां पर जो है मौके आए जहां पर बांग्लादेश वह भारत की तरफ झुकाव प्रदर्शित करते हुए दिखाई दिया। पिछले साल G20 की बैठक में भारत ने भी बांग्लादेश को उसके गेस्ट जो है के रूप में वहां पर इन्वाइट किया था। बांग्लादेश ने भारत को OIC में ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में दर्जा देने की मांग की थी। ये सब चीजें बताती हैं कि इनके बीच में जो है काफी सामरिक
नजदीकियां यहाँ पर बढ़ चुकी थी, खासकर बिम्स्टेक के मंच पर जो चीन को अखर रही थी। चीन को ये लग रहा था कि भारत और बांग्लादेश मिलकर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से वह चीन के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चीन जो है पाकिस्तान के जरिए वह इन सारी चीजों को कर रहा था, यानी चीन द्वारा फंडेड ये पूरा का पूरा मूवमेंट था, क्योंकि पाकिस्तान इतना मजबूत तो आर्थिक रूप में नहीं है कि वो यहाँ पर बड़े स्तर पर फंड दे सके, लेकिन चाइना जो है ये कर सकता है। इसके पीछे एक और बड़ा रीजन यहाँ पर माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि चाइना जो है यहाँ बांग्लादेश की सेना के काफी नजदीक था। बांग्लादेश की सेना का प्रशिक्षण जो है वह चीनी सेना सैनिकों के द्वारा किया जाता था, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता था। चीन ने बांग्लादेश की सेना को 2 पनडुब्बियां भी दी हैं, तो काफी नजदीकियां थी। तो माना जाता है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी सेना का रिएक्शन जो है इस पूरे प्रोटेस्ट में बहुत ही निगेटिव, बहुत ही ड्यूबियस, बहुत ही संदेहास्पद रहा, वो अपने आप में यहाँ पर बताता है कि यह संभव है कि यहाँ पर चीन के इशारे पर बांग्लादेश की जो आर्मी है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हो। हालांकि ये कहा जाता है कि जो वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं वो शेख हसीना जी के बहुत नजदीक है, लेकिन ये जो जियो पॉलिटिक्स है यहाँ पे कब इक्वेशन किस रूप में बदल जाए इनका कभी भी कुछ अनुमान ठोस ठोस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये यहाँ पर जरूर है कि चाइना की कोई ना कोई भागीदारी तो है, और यह आने वाले समय में और ज्यादा स्पष्ट यहाँ पर होगी। एक तीसरा फैक्टर और यहाँ पर बोला जा रहा है पाकिस्तान और चीन के साथ अमेरिका की, क्योंकि बांग्लादेश 2013 में जब उसने जो है वहां पर चुनाव आयोजित कराए बिना विपक्ष के, तो अमेरिका वो सबसे बड़ा क्रिटिकल था, सबसे बड़ा आलोचक था। तो उस दौरान जो है यह देखा गया कि बांग्लादेश की नजदीकियां चीन के साथ बढ़ती गई। माना जाता है कि अमेरिका इससे बिल्कुल नाखुश था, और शेख हसीना एक मजबूत नेता के रूप में इस क्षेत्र में देखी जा रही थी, जो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अमेरिका अपने हित इस क्षेत्र में जो है वह चीन और भारत दोनों को काउंटर बैलेंस करने के लिए चाहता है। अगर वह पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगहों पर उपस्थित होता तो शायद यहां पर चाइना और इंडिया दोनों को वह बैलेंस कर पाता। लेकिन अमेरिका के साथ बांग्लादेश की जो दूरी थी, तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर यह कहीं ना कहीं अमेरिका का भी यहां पर अप्रत्यक्ष रूप में ही सही, लेकिन समर्थन यहां पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो घटना आप बांग्लादेश में देख रहे हैं यह केवल घरेलू परिस्थितियों के कारण उपजी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन, लाखों लोगों का सड़कों पर आना, हिंसक होना, वहां पर बिना डर के सेना का उनके लिए जो है कोई बहुत मजबूत तरीके से रिटेलिएशन न करना, ये सब चीजें बता रही हैं कि ये सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से हो रही थी और पिछले कुछ समय से लगातार हो रही थी। इसका इशारा पिछली बार मैंने भी किया हुआ था क्लासेस वगैरह में, जब पिछली बार जो है बांग्लादेश में भारतीय वस्तुओं के बाइकॉट का एक कैंपेन वहां पर चला था, तो मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि इंडिया आउट का जो कैंपेन है वो बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो रहा है, और वो चीजें वहां पर जो है परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो रही है जो भारत के खिलाफ वहां पर हो सकती हैं, और अल्टीमेटली वो चीजें दिख रही है। शेख हसीना का वहां से जाना यानी भारत की स्थिति का कमजोर होना वहां पर है। अब सवाल ये है कि इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है बांग्लादेश के स्तर पर। तो 2-3 चीजें यहां पर समझिएगा। पहली चीज तो ये है कि बांग्लादेश के साथ अगर भारत के जो स्थितियां वहां पर निर्मित हुई है, तो शेख हसीना को भारत ने शरण यहां पर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वर्तमान सरकार बांग्लादेश में आएगी, क्योंकि शेख हसीना वहां पर बड़ी लोकप्रिय हो गई है अभी फिलहाल जो जनता जिस तरीके से सड़कों पर है, तो ऐसी स्थिति में यह संभव है कि जो नई सरकार आए, अगर वह पाकिस्तान, अगर वो चाइना के सपोर्टेड सरकार आ रही है, तो इसका मतलब है कि भारत के साथ संबंध और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में जो भारत की संभावनाएं थी वो कमजोर होगी, बिम्स्टेक का मंच कमजोर यहां पर होगा। तमाम विकास परियोजनाएं जो बांग्लादेश के माध्यम से भारत लेकर चल रहा था, और म्यांमार से लेकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भारत जिस तरीके की परियोजनाओं को लेने की शुरू करने की कोशिशें कर रहा था, उन पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। दक्षेस के स्थान पर बिम्स्टेक को लगातार भारत प्रमोट कर रहा था, यह उस पूरी प्रक्रिया, उस क्षेत्रीय एकीकरण की धारणा पर सवाल खड़ा करते हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके गंभीर रिपरकर्शन यहां पर आने वाले हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज है, यह हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा होने वाला है, 2 संदर्भों में, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाह्य रूप में बांग्लादेश में अगर चाइना और पाकिस्तान की एंट्री होती है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ऑलरेडी भारत के खिलाफ है। बांग्लादेश जो हमारी पूर्वी सीमा है, वहां पर अगर चीन और पाकिस्तान उपस्थित हो जाते हैं, तो कई फ्रंट से इंडिया जो है घिरने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ मालदीव, इस तरीके की परिस्थितियां यहां पर निर्मित होने वाली है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का मानना है कि 2027 तक चाइना में यह बातें चल रही हैं कि भारत के ऊपर हमला किया जाए, और खासकर लद्दाख क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। ये इस तरीके का प्रिडिक्शन जो है अमेरिकन इंटेलिजेंस का है।
और बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो भारत के आसपास पड़ोस में सब कुछ हो रहा है, ये अनायास नहीं हो रहा है, ये संयोग नहीं है, यह चीन का प्रयोग है। और इसके माध्यम से चीन उसी तरीके की परिस्थितियां निर्मित कर रहा है कि कल को बिना लड़ाई लड़े भारत पूरी तरीके से सरेंडर हो जाए, मल्टीपल फ्रंट से जो है भारत के ऊपर अटैक हो, ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसा संभव है या नहीं है, इस पर चर्चा बाकी है। तीसरी चीज यहां पर समझना है, आंतरिक सुरक्षा के खतरे। पूर्वोत्तर राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में इंसर्जेंसी जो आगे बढ़ी वहां 70 के डिकेट में, उसका बहुत बड़ा कारण यह रहा कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ वहां पर हुए थे। अभी जो स्थितियां बांग्लादेश में बन रही है, फिर से घुसपैठ अगर यहां पर बढ़ते हैं तो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत असंतोष यहां पर उत्पन्न हो सकता है और वहां का पूरा माहौल जो है डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरी एक और चीज यहां पर समझिए, बांग्लादेश आतंकवाद का केंद्र बन सकता है। हमारा पूर्वोत्तर हिस्सा वेस्ट बंगाल, ये आतंकवाद के नए केंद्र यहां पर बन सकते हैं, आतंकवाद के नए शिकार बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल सिक्योरिटी के सामने जबरदस्त थ्रेट है। ट्रैफिकिंग की समस्याएं और बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार अगर अपनी समर्थक नहीं रहेगी तो इस तरीके से रोकथाम यहां पर नहीं हो पाएगा। इनके साथ साथ एक और समस्या यहां पर है, बांग्लादेश में रहने वाले जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, ये जो अल्पसंख्यक हैं, इनके ऊपर बांग्लादेशी लोगों के द्वारा हमले किए जा सकते हैं, ऐसी संभावना है, ये कट्टरवादी लोगों के द्वारा। और अगर ऐसा किया जाता है तो भारत का सांप्रदायिक सौहार्द भी यहाँ पर भंग होगा। यहाँ पर भी इस तरीके के मुद्दे जो हैं वह ध्रुवीकरण को बढ़ावा देंगे, हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए यहाँ पर बन रहा है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो चीजें घट रही हैं, भारत के दीर्घावधिक जो लक्ष्य हैं, जो उनकी विदेश नीति के उद्देश्य हैं, उनके लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत को क्या करने की जरूरत है। भारत को प्रैग्मेटिक विदेश नीति बनाना होगा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखना होगा। शेख हसीना को प्रोटेक्शन तो बिल्कुल देना होगा, क्योंकि यह संदेश पड़ोसी देशों में हर उस समर्थक सरकारों को जाना चाहिए कि अगर आप भारत की समर्थक हैं तो अपने भविष्य के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अन्यथा तो यह मैसेज जाएगा कि कभी भी जो है चाइना और पाकिस्तान इतने ताकतवर है कि भारत के पड़ोस में सत्ता परिवर्तन करके वहां पर कब्जा कर लेंगे, तो फिर भारत के नजदीक जाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर भारत को यह भी ध्यान रखना होगा, हमारे पड़ोस में जो भी सुरक्षा खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, क्या हम उनको सामना करने के लिए तैयार हैं? हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं? हम कितने ज्यादा बेहतर तरीके से सामरिक गठजोड़ कर सकते हैं? हमें देखना होगा किन देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं, पड़ोसियों के साथ। तो इन सब चीजों पर हमें काम करना होगा। और तीसरा, सरकारें किसी की भी आए, भारत को यह विश्वास या आशा नहीं छोड़नी चाहिए कि वहां जो भी सरकार आए उसके साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया जाए। देखिए, हर एक देश जो है उसके ऊपर विकास का दबाव है, वह बात भले ही पाकिस्तान ही क्यों ना हो। आज नहीं तो कल पाकिस्तान पर यह दबाव उत्पन्न होगा कि उसे यह समझना होगा कि भी आपको भी जो है वह अपनी विदेश नीति में, अपने जो है घरेलू नीति में परिवर्तन करना होगा। भारत को बस यहाँ पर जो है जो जिस तरीके का अवसर मिल रहा है विकास कार्य करने का पड़ोसी देशों के साथ, वो करना चाहिए। जैसे आप मालदीव में देख रहे हैं, मालदीव भारत के साथ एफटीए करने और यहाँ पर लगातार जो है मालदीव भारत के साथ जो है रिश्ते बेहतर करने की प्रयास वर्तमान में कर रहा है पिछले 1-2 महीने में। तो इसलिए हमें एफर्ट लेना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा गंभीर है, इस पर एक चर्चा एक दौर की ओर करेंगे। और उम्मीद है कि ये सारा चर्चा आप लोगों के लिए ठीक रहा होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।